नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर बड़ी कवरेज जारी है। आप सवाल भी पूछ सकते हैं, नंबर आप नोट कर लें 022-2300-1634। इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। चलिए, लेकिन सबसे पहले हम बात करने वाले हैं क्रूड की, क्योंकि कच्चे तेल में गिरावट बढ़ गई है और इंट्राडे में नाइमेक्स क्रूड WTI क्रूड $100 प्रति बैरल के नीचे आ गया है। 4% से ज्यादा की गिरावट इस वक्त कच्चे तेल में दिख रही है और MCX प्रभाव 7,900 के करीब पहुंच चुका है। तो बहुत तेज गिरावट मार्केट में इस वक्त दिख रही है क्रूड में। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ राजीव कपूर हैं ट्रस्ट लाइन के और रवि दियोरा हैं कुंवर जी के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। राजीव जी, क्या करना चाहिए? अभी 7,900 के आसपास भाव पहुंच चुका है, बहुत तेज गिरावट क्रूड में, और बढ़ेगी गिरावट सर अभी? अच्छा, लगता है राजीव जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। जी राजीव जी, सुन पा रहे हैं आप? जी सर, गुड इवनिंग सर। कच्चे तेल में क्या करें सर? अभी बहुत तेज गिरावट है। जी मृत्युंजय जी, देखिए कच्चे तेल में दो तीन चीजें लगातार इम्पैक्ट डाल रही हैं। एक तो जिस तरह से चाइना में फिर से जैसे मकाऊ में कल लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न हुई और उसके कारण फिर से मांग घटने की चिंताएं बढ़ गई हैं। और दूसरी तरफ ऐसा भी न्यूज़ है कि जैसे जो डॉलर इंडेक्स है उसका इम्पैक्ट आ रहा है। प्लस जब तक कमोडिटीज के प्राइसेस जो है इतने डाउन नहीं होते कि यूएस का इन्फ्लेशन जो है 2% नहीं आता, तो यूएस के जो सेंट्रल बैंक है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने में नहीं हिचकिचाएंगे। और उसके रहते हुए डॉलर इंडेक्स में लगातार बढ़त देखने को मिल रही है, तो उसका इम्पैक्ट कमोडिटीज पे नकारात्मक देखने को मिल रहा है। हालांकि कच्चे तेल में देखिए सप्लाई की चिंताएं अभी भी बनी हुई है, क्योंकि जो रशिया का जो सप्लाई है उसका भरपाई ओपेक देशों की तरफ से नहीं हो पा रहा है। जब तक वेनेजुएला वगैरह की सप्लाई पूरी तरह से रिस्टोर नहीं होती है, ईरान की सप्लाई मार्केट में नहीं आ पाती। ईरान में भी अभी जैसे सेंक्शंस है और उनके सेंक्शंस में ढील नहीं होगी तो ईरान की ऑयल भी बाजार में नहीं आ पाएगा। तो कच्चे तेल में मुझे लगता है मृत्युंजय जी मिक्स रहना चाहिए मार्केट। नीचे में $94-95 फिर से एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर जाता है और बाजार वहीं से रिकवरी दिखाता है। हमने पिछले हफ्ते भी मार्केट को 7500 के स्तर से एक अच्छी रिकवरी दिखाते हुए देखा था। अराउंड बाजार 8300 तक गया और 8300 से फिर दबाव आया चाइना की न्यूज़ के कारण कि वहां से मांग घटने की आशंकाएं बढ़ गई। और अभी अगर मैं बिल्कुल तकनीकी तौर पे आज और कल के लिए बात करूं तो मुझे मृत्युंजय जी लगता है कि जिस तरह बाजार घटना शुरू हुआ है अभी यहाँ से $3-4 और घटने की गुंजाइश है। तो सेल ऑन राइस की स्ट्रैटेजी को अपनाना चाहिए। अगर 8,000 के स्तर के आसपास बाजार मिलता है कच्चे तेल का तो इसमें सेलिंग की जा सकती है विद द स्टॉप लॉस ऑफ 8100 रुपये। अभी हमें इमीडिएट टारगेट जो लगता है आज और कल के सत्र में जो अचीवेबल है वो 7800 का टारगेट है। और अगर बाजार 7800 के नीचे फिर सस्टेन करता है देन वहां से फिर 100-150 रुपये और नीचे जाने की गुंजाइश है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि कच्चा तेल अभी और नीचे आएगा और गिरावट बढ़ेगी $3 से $4 आप कह रहे हैं कि और दाम क्रूड के यहाँ पर कम हो सकते हैं। ठीक है, ये तो कच्चे तेल की बात हुई, लेकिन आज चांदी में भी बहुत तेज गिरावट है। तो रवि जी, क्या चूंकि मेटल मार्केट पूरा दबाव में है, चाइना की चिंता से कॉपर बहुत तेजी से नीचे आया है, आज भी LME पर 2% से ज़्यादा दाम गिरे हैं, इनफैक्ट 3% तक दाम गिर गए थे। तो ऐसे में चांदी में क्या किया जाए? अभी 750 रुपये नीचे है चांदी। जरूर से मृत्युंजय जी आपने राइटली पॉइंट आउट किया, क्योंकि सिल्वर में जो गोल्ड है उसका सपोर्ट नहीं मिल रहा है, बट जो बेस मेटल्स की नरमी है या उसमें वीकनेस है उसका ज्यादा रेजिस्टेंस देखा जा रहा है। साथ में चाइना एक सबसे बड़ा कंज्यूमर है सिल्वर का, इंडस्ट्रियल मेटल के पार्ट में देखे तो वहां सबसे ज्यादा कंज्यूम होता है। तो मुझे लग रहा है कि बेसिक रीजन है जिस हिसाब से सिल्वर में लगातार वीकनेस है। शंघाई में फिर से जो केसेस है जो 0 to 1 2 ऐसे केसेस आ रहे थे वो भी 50 के ऊपर केसेस आना चालू हुए। तो मार्केट में फिर से एक फियर है, क्योंकि चाइना जीरो कोविड पॉलिसी पे चलता है। तो मुझे लग रहा है कि सिल्वर में ये और दबाव वाला फैक्टर है। अगर आपके पास आऊंगा तो आप कह रहे हैं कि दबाव वही रहेगा, लेकिन इस बीच CPI महंगाई के आंकड़े आ गए। ये जरा हम आपको बता दें, CPI महंगाई जून के महीने में घटी है और ये 7.04% से घटकर 7.01% पर आई है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। तो ये आप जून
सीपीआई के आंकड़े अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं। कमी आई है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी कमी आई है जून के महीने में। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में खाद्य महंगाई 7.97% से घटकर 7.75% पर आई है। तो जो खाद्य की महंगाई थी, जो खाने पीने की चीज़ों की महंगाई थी, उसमें भी कमी आई है। और ये दाम कम होने की का जो इम्पैक्ट है वो हमने महंगाई के आंकड़ों पर देखा है। खाने के तेल के दाम कम हुए, गेहूं के दाम कम हुए और बाकी कमोडिटीज़ में जो गिरावट आई उसका इम्पैक्ट हमने सीपीआई महंगाई के आंकड़ों पर देखा है। जून में शहरी महंगाई दर 7.08% से घटकर 6.92% पर आई है। ये हम आपको डिटेल महंगाई के आंकड़ों का बता रहे हैं। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अदिति नायर जुड़ी हैं, सीनियर इकोनॉमिस्ट हमारे साथ जुड़ रही हैं, चीफ इकोनॉमिस्ट इकरा की। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। पहला सवाल तो आपसे यही कि ये जो आंकड़े हैं महंगाई के, थोड़ी सी कमी आई है, मतलब 7.04% से घटकर 7.01%। क्या आपको लगता है कि इतनी ही कमी आनी थी या इतनी कमी मतलब जो अभी हम देख रहे हैं इसमें फॉल, क्या ये ठीक है या आपको लगता है कि ज़्यादा आंकड़े कम होने चाहिए थे? देखिए, एक्चुअली हमने तो फोरकास्ट लगाया था कि थोड़ा बढ़ के 7.2% पे इन्फ्लेशन का आंकड़ा आएगा इस महीने का। अच्छा। तो ये तो एक रिलीफ है कि वो थोड़ा घटा है और 7.01% पे आया है। मेरे हिसाब से काफी अच्छी न्यूज है। और आगे जाके भी करंट मंथ में कुछ चीजों के भाव कम हुए हैं, जैसे कि एडिबल ऑयल्स, कुछ सब्जियों के। तो फूड इन्फ्लेशन में हमें लगता है कि और थोड़ी कमी करंट मंथ में आ सकती है। लेकिन एक कंसर्न ये है कि अभी तक जो खरीफ की सोइंग है वो अभी भी पिछले साल से 9% नीचे चल रही है। तो थोड़ा-सा वहाँ पे देखना पड़ेगा कि किस तरह से आगे जाके जुलाई के महीने में नॉर्मली सबसे ज़्यादा सोइंग का कैचअप होता है। तो किस तरह से प्रोग्रेस होती है इस महीने में वो देखना पड़ेगा। हाँ। दूसरी बात, सर्विसेज़ में किस तरह का मोमेंटम रहता है, सर्विसेज़ इन्फ्लेशन में, ये बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। क्योंकि करंट साल में जो हम देख रहे हैं वो ये है कि सर्विसेज़ की डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, ठीक है। आपने कहा कि आपको तो आशंका थी कि महंगाई के आंकड़े बढ़ के आएंगे, ऐसा क्यों मैम? ये आशंका क्यों थी आपको? जी, एक्चुअली हमें लगा था कि जो जिस तरह से सब्जियों के दाम बढ़ रहे थे, तो उससे हमें ये डर था कि शायद ओवरऑल जो सीपीआई इन्फ्लेशन है, वो थोड़ा-सा ऊपर की तरफ जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो आज का नंबर जो आया है, वो एक रिलीफ ही है, वो बेटर देन एक्सपेक्टेड है। पिछले 15-20 दिनों में मैम बहुत तेज़ी से दाम कम हुए हैं खाने के तेल के, गेहूं के और बाकी फूड आइटम्स के दाम बहुत तेज़ी से घटे हैं। तो क्या ये उम्मीद की जाए कि जुलाई के महीने में कुछ शार्प डिक्लाइन हम देख पाएंगे? क्रूड में भी अब धीरे धीरे कमी आ रही है, अभी भी 100 के नीचे भी चला गया है क्रूड। तो क्या जुलाई के जो आंकड़े आएंगे महंगाई के, क्या उसमें हम कुछ ज़्यादा गिरावट देखेंगे? देखिए, क्रूड ऑयल डायरेक्टली सीपीआई बास्केट में नहीं एंटर होता, तो क्रूड ऑयल के गिरने से डायरेक्टली कोई इम्पैक्ट सीपीआई इन्फ्लेशन पे नहीं आएगा। और हमें नहीं लगता कि क्रूड ऑयल के गिरने के बावजूद पेट्रोल और डीजल के भाव अभी कम होंगे। क्योंकि जब क्रूड बढ़ा था तब भी हमने देखा था कि काफी देर तक पंप प्राइसेस में कोई चेंज नहीं आया था। तो ये फैक्टर स्पेसिफिकली जो आप कह रहे हो उससे चलने वाले महीने के सीपीआई इन्फ्लेशन पे डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं आएगा। डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन पे जरूर आएगा। इनफैक्ट बहुत कमोडिटीज ऐसी हैं जिनका हमने ऑलमोस्ट वापस देखा है कि मार्च 2022 का लेवल आ गया है। तो डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन पे तो ज्यादा इम्पैक्ट आएगा कुछ हद तक, क्योंकि रुपी डिप्रिशिएट हुआ है तो वो काउंटर एक्ट करेगा इस प्रोसेस को। अगर हम खाने की बातों की बात करें, डेफिनेटली एडिबल ऑयल्स में तो हमने बहुत करेक्शन देखी है, कुछ सब्जियों में भी करेक्शन देखी है। बारिश की प्रोग्रेस होने से खरीफ सोइंग भी इम्प्रूव होनी चाहिए। लेकिन जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, उससे भी डिसरप्शन आती है पेरिशेबल प्राइसेस में। तो एक हल्का-सा इम्पैक्ट उसकी वजह से भी टेम्परेरीली आ सकता है। ओके, एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ। अभी हम लोग जुलाई के महीने में बात कर रहे हैं और अब तक जुलाई में जो मानसून की चाल है वो बेहतर है। कुछ राज्यों को छोड़ दें अगर, तो बाकी राज्यों में बहुत ज़्यादा बारिश है और इनफैक्ट बाढ़ के भी हालात बन गए हैं। अगर खरीफ सोइंग के डेटा ठीक रहते हैं और खाने पीने की चीज़ों की कीमतें और घटती हैं, खाने के तेल, गेहूँ, आटा, चावल, तो क्या ऐसे में मतलब ठीक है 6.5% के आसपास हम देख पाएंगे आंकड़े को?
देखिए, जुलाई का स्पेसिफिकली आंकड़ा इतना शार्पली गिरेगा ये अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी तो 12 दिन ही हुए हैं महीने के, और किस तरह से रेस्ट ऑफ द मंथ में फूड के प्राइसेस कैसे मूव करते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। दूसरी बात, अभी तक मैं अंडरलाइंग जो ट्रेंड्स हैं उनको देख नहीं पाई हूँ, तो जो मैं पहले कह रही थी कि सर्विसेज का सिक्वेंशियल मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, वो मैं अभी आज के आंकड़ों में देख नहीं पाई हूँ कि किस तरह का सर्विसेज में मंथ ऑन मंथ चेंज है। तो वो देखने के बाद ही मैं थोड़ा अनुमान लगा पाऊंगी कि जुलाई में कितना हम और मॉडरेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, बट ठीक है 6 जी। से 7% के बीच के आंकड़े अगले 3 महीने में हमें एक्सपेक्ट करनी चाहिए। ओके, तो अगले 3 महीने में आप कह रहे हैं कि कुछ और कमी यहाँ पर दिखेगी। इस बीच आईआईपी के नंबर भी आ गए हैं 19.6%। ये आईआईपी के ताज़ा आंकड़े हैं मई महीने के। 19.6% मई में आईआईपी के आंकड़े दिख रहे हैं। इस पर मैम आपका कमेंट, ये जो आईआईपी के आंकड़े आए हैं इस वक्त, और बहुत इस वक्त की जो ताज़ा अपडेट यही है कि 19.1%। ये तो बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस के लाइन में है। हमने 19% का अनुमान लगाया था। बेस इफेक्ट लेड स्पाइक है, हमने बहुत हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स में देखा था, क्योंकि पिछले साल जो बेस था वो कोविड की सेकेंड वेव का था और बहुत ही दबा हुआ बेस था, तो इस वजह से हमने यही अनुमान लगाया था कि 19% की ग्रोथ होगी। अगले महीने में जिस तरह से हम अभी तक देख रहे हैं, हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स में फ्लैटनिंग आउट एक्सपेक्टेड जिस तरह से थी उसी तरह से आ रही है। तो हमें लगता है कि जून के महीने में आईआईपी की ग्रोथ गिर के लो डबल डिजिट्स में आ जाएगी, 19% से गिर के 11-12% तक आ जाएगी, और उसके बाद अगले क्वार्टर में सिंगल डिजिट्स में वापस आ जानी चाहिए। 7% के आसपास की महंगाई के आंकड़ों पर आरबीआई का रुख आप क्या देख रही हैं? सॉरी, 12%? नहीं, मैं कह रहा हूँ 7% के आसपास महंगाई के आंकड़े हैं, इस पर आरबीआई का अप्रोच आप क्या देख रही हैं? देखिए, मेरे हिसाब से Q1 और Q2 दोनों की महंगाई एमपीसी के प्रोजेक्शन से थोड़ी कम ही होगी। स्पेशली Q2, जिस तरह से अभी हम Q2 का डिस्कशन हमने किया, तो Q2 में तो डेफिनेटली एमपीसी के एक्सपेक्टेशन से थोड़ी कम ही होगी महंगाई का एवरेज। अब आगे जाके मेरे हिसाब से अभी भी एमपीसी को अपना फ्रंट लोडेड रेट हाइक्स का ही पैटर्न कंटिन्यू करना चाहिए। अगले 2 पॉलिसीज में हमारा अनुमान ये है कि अगर 60 बेसिस पॉइंट्स का रिपो रेट इंक्रीज हो जाता है, उसके बाद रिपो रेट 5.5% पे आ जाएगा, और 5.5 पर रिपो रेट को लाकर एक एक्सटेंडेड पॉज एमपीसी को लेना चाहिए ग्रोथ के अंडरलाइंग मोमेंटम को असेस करने के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया मैम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और महंगाई के आंकड़ों पर डिटेल में बात करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब एक बार फिर से लौटते हैं कमोडिटी मार्केट पर। हमारे साथ दोनों खास मेहमान बने हुए हैं। राजीव जी, गोल्ड का मार्केट अभी आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि एक तरफ ग्लोबल मार्केट में 9 महीने के निचले स्तर पर है गोल्ड, एमसीएक्स पर बहुत ज़्यादा गिर नहीं रहा है क्योंकि रुपया रिकॉर्ड लो पर है। तो ऐसे में अगर कोई ट्रेड करना चाह रहा है गोल्ड में इस वक्त, तो उनको क्या करना चाहिए? मृत्युंजय जी, काफी नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है गोल्ड पिछले 3-4 दिनों से। 2-3 चीजों का इम्पैक्ट है और मिक्स इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। एक तरफ डॉलर इंडेक्स में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिसके कारण गोल्ड पे दबाव बनता है ऊपरी स्तरों पर। और दूसरा, जिस तरह से इकोनॉमीज में रिसेशन की बात आ रही है, वो एक गोल्ड को सपोर्टिव रोल प्ले करता है। हालांकि इंटरनेशनल स्तर पे बात करूं तो गोल्ड को जो सपोर्ट मिल रहा है वो $1700 के आसपास मिल रहा है, $1710-15 के आसपास। और इंडियन मार्केट में 50,400 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। जब तक बाजार मृत्युंजय जी 50,400 450 के नीचे सस्टेन नहीं करता, मैं सेलिंग की एडवाइस नहीं करूंगा। इनफैक्ट थोड़ा सा इसमें कॉन्ट्रेरियन व्यू भी लिया जा सकता है, मतलब 50,500 के आसपास बाय करें या 550 पे बाय करें और 50,400 के नीचे का स्टॉप लॉस रखें। और पुल बैक के लिए 50,800 850 का टारगेट रखा जा सकता है। और सेलिंग सिर्फ करें तो 50,450 के नीचे मार्केट सस्टेन करे तभी सेलिंग करें, बट फिर भी बहुत अग्रेसिव सेलिंग नहीं करें, क्योंकि मुझे लगता है कि इंटरनेशनल में फिर 1700 1690 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह उभर के आएंगे। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई गोल्ड के ऊपर। अच्छा, मेटल में भी लगातार दबाव भी है और कीमतों में जिस तरह से गिरावट आई है, डिमांड को लेकर कंसर्न लगातार बना हुआ है चाइना से,
और आज देखिए आप LME पर भी बहुत तेज़ गिरावट हमने कॉपर में देखी 3% तक, MCX पर करीब 1.5% नीचे है, एल्युमिनियम भी दबाव में है, लेड में एक रेंज का ट्रेड है। कॉपर पर आपका व्यू दियोरा जी? जरूर सर, लगातार ये कमोडिटीज में ये जो बेस मेटल सारे उसमें वीकनेस देखने को मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि आगे जाके ये वीकनेस और यहाँ पे स्टेयर कर सकती है, क्योंकि वैसे देखें तो हायर लेवल से जो प्राइसेस करेक्ट हुए, थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग पे बेचना चाहे, बट ऑल ओवर जहां तक चाइना के डिमांड को लेकर कंसर्न से, साथ में LME में भी आप कॉपर की जो इन्वेंट्रीज 3 महीने की देखें तो वहां पे धीरे धीरे बिल्डअप चालू हो चुका है, क्योंकि डिमांड कम है, जिस हिसाब से स्टॉक भी कॉपर का बढ़ रहा है। साथ में अगर क्रूड के प्राइसेस पे थोड़े बहुत इज ऑफ होते हैं तो जो मेटल्स में एनर्जी का जो एक सपोर्टिव फैक्टर है वो भी थोड़ा बहुत हटता दिखेगा। तो ऑल ओवर जो फैक्टर्स है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा मुनाफा वसूली का ट्रेड लेना चाहिए। मेटल्स में मुझे कॉपर एंड एल्यूमिनियम ये दो कमोडिटी थोड़ी वीक ज्यादा दिख रहे हैं। उसमें आप LME इन्वेंट्री क्लब करें या चाइना के डिमांड क्लब करें तो मुझे लग रहा है कि 639 के करीब कॉपर में बिग वाली का ट्रेड लेना चाहिए। स्टॉप लॉस ऊपर 6.44 का रखना है। डाउन साइड 625 तक के लेवल्स आपको 102 ट्रेडिंग में दिख जाएंगे। सेकंड एल्यूमिनियम में 208.50 पे मेरा सेलिंग की रिकमेंडेशन रहेगा। 205.80 का स्टॉप लॉस टारगेट एंड 210.70 का स्टॉप लॉस। तो ये दो कमोडिटी में मुझे लग रहा है कि यहाँ से वीकनेस और गहरा सकती है। ओके, नेक्स्ट कॉलर। अच्छा, अब हम शुरू करते हैं सवाल जवाब, और पहला सवाल है जिगर ठक्कर का, गुजरात से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए ठक्कर साहब। सर जी, गोल्ड में आज इंट्राडे में क्या करना चाहिए? गोल्ड में इंट्राडे में क्या करना चाहिए बताइए राजीव जी, क्या करना चाहिए? 50,700 के आसपास है सर भाव। मृत्युंजय जी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही गोल्ड के बारे में आपने डिस्कस करवाया था। मैंने बताया था कि 50,450 के नीचे बाजार सस्टेन करे तभी शॉर्ट की पोजीशन इनिशिएट करनी चाहिए और अग्रेसिव सेलिंग नहीं करें। इसमें थोड़ा गोल्ड को अवॉइड करें ट्रेडिंग के लिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कल भी कुछ फेड के निर्णय आने हैं इन्फ्लेशन को लेकर, तो उसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। मुझे लगता है 1-2 दिन, आज का दिन और कल का दिन, गोल्ड का बाजार थोड़ा नैरो रेंज में ही रहना चाहिए। ओके, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ सतीश वर्मा है। पूछिए वर्मा जी। गेहूं अगस्त में क्या रेट रहेगा? अगस्त में गेहूं का क्या भाव रहेगा? दियोरा जी, क्या संभावना आपको दिख रही है गेहूं प्राइस की अगस्त के महीने में? मुझे लग रहा है कि अगस्त में ज्यादा आप तेजी की उम्मीद ना करें। मुझे एक ब्रॉडर कंसोलिडेशन दिख रहा है, बट प्राइसेस काफी अट्रैक्टिव लेवल पर आ चुके हैं। मुझे लग रहा है कि अगर आपको 2100 के करीब स्पॉट में मिल जाता है तो अगर आप स्टॉकिस्ट हो तो आप बाई करें उसको। 2075 का मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, तो वो आपके प्राइस को, आउटलुक को सपोर्ट करेगा। एक लिमिटेड अपसाइड में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगस्त में, वो है 2250 तक की। मुझे लग रहा है कि वहां पे एक बार मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए, बट ब्रॉडर रेंज मुझे लग रहा है कि जहां पे ये प्राइसेस 2100-2125 के बिटवीन स्पॉट में है, ये प्राइसेस मुझे थोड़ा बहुत 1-2 महीने के आउटलुक से अट्रैक्टिव दिख रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल है शिव शंकर का। पूछिए शिव शंकर जी। मृत्युंजय जी नमस्कार। नमस्कार, पूछिए सर। एक तो आपको बधाई, सोना मंदा आ गया, आपकी माता जी गुस्सा नहीं करेगी, सोना खरीद लेना अब आप। चलिए नहीं हाँ बढ़िया। मुझे इंटरडे में चांदी पे क्या करना चाहिए ये चाहिए था जना मुझे। इंटरडे में चांदी में क्या करना चाहिए? जी जी धन्यवाद। चांदी में गिरावट है करीब 700 रुपए की और 56,300 के नीचे है MCX पर चांदी। तो राजीव जी, क्या अभी चांदी में आज के लिए कुछ और गिरावट आप देख रहे हैं? आपको लगता है कि दाम और कम होंगे चांदी के? जी मृत्युंजय जी, थोड़ी गिरावट और लगती है, बट बिकवाली के लिए 56,500 के आसपास ही बिकवाली के लिए से चुने और स्टिक स्टॉप लॉस रखें 56,900 का। मतलब आज के हाई से थोड़ा सा ऊपर का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 100-150 पॉइंट का, और नीचे में मैं टारगेट देखता हूँ 56,000 से 55,800 के। ओके, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ हैं अग्रिम त्यागी। पूछिए त्यागी जी। सर मेरे को क्रूड के बारे में पूछना, क्रूड में इंट्राडे क्या करना चाहिए? मेरा क्रूड सेल है अभी। क्रूड में किस भाव पर बेचा है आपने? 7920। अभी जब गिरावट आई थी तब सेल करा है। 7920 पर आपने बेचा है, अभी है 7896। ठीक है, तो मतलब आप अभी नुकसान में नहीं है, फायदे में ही है। तो दियोरा जी, क्या अभी रुके रहे कुछ और गिरावट क्रूड में? जरूर से आप रुक सकते हैं। 7950 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट था, वो आज क्रूड ने ब्रिज किया है और उसके नीचे सस्टेन भी हो रहा है। तो आपका स्टॉप लॉस अब आप रिवाइज करके 7950 के करीब कर ले, मींस आपके कॉस्ट से 30 रुपया ऊपर।
डाउन साइड 7800 तक के टारगेट मुझे लग रहा है कि अप्रोच हो सकते हैं। ओपेक का जस्ट जो रिपोर्ट आया है उसमें उन्होंने ओपेक का प्रोडक्शन बढ़ने की थोड़ी बहुत संभावनाएं दी है, एंड साथ में उसने जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट एंड डिमांड का आउटलुक भी कट किया है। तो मुझे लग रहा है कि इवनिंग में मुनाफा वसूली और आगे रह सकते हैं। ओके, ठीक है। आपने ओपेक का जिक्र किया कि ओपेक की रिपोर्ट अभी आई है, तो ये भी अपने दर्शकों को बता दें कि ओपेक ने 2023 के लिए जो ऑयल डिमांड का फोरकास्ट है उसमें 27 लाख बैरल की बढ़ोतरी की है। मतलब रोज की डिमांड जो है वो 27 लाख बैरल 2023 में बढ़ सकती है। ये ओपेक की ताज़ा रिपोर्ट है डिमांड को लेकर। और ओपेक ने यह भी कहा है कि 2022 में जो ऑयल की डिमांड है वो अनचेंज है, मतलब जो पिछला अनुमान था उतना ही रखा है, 3.36 मिलियन बैरल पर डे, मतलब करीब करीब 33.5 लाख बैरल रोजाना की डिमांड 2022 में रहेगी। उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। अगले साल के लिए डिमांड का अनुमान यहाँ पर ओपेक की तरफ से बढ़ाया गया है। ये ताज़ा रिपोर्ट ओपेक की तरफ से है। चलिए अगला सवाल है गणेश की। पूछिए गणेश जी। जी पूछें। सर जी सुन रहा हूँ गणेश जी, पूछिए। सिल्वर की लाट है मेरे पास। अच्छा, चांदी में। ओके, चलिए। 65,000। किस भाव पर लिया आपने? क्या बोले सर? किस रेट पर आपने चांदी में बाइंग की है? 59,000 में क्यों सर 2 लाख? ठीक है, ओके। बताइए दियोरा जी, क्या करना चाहिए इनको? चांदी में मुझे लग रहा है कि बिग वाली का ट्रेड एक सेफ ट्रेड हो सकता है अगर आपने बाय किया है या आपका ऑलरेडी कोई पोजीशन है। अगर 56,500 के करीब आता है तो मुझे भी लग रहा है कि वहां पे एक बार आपको एग्जिट करना चाहिए अगर बाय है। अगर नई पोजीशन लेनी है वहां पे सेल करें। स्टॉप लॉस आप लगा सकते हो ऊपर 56,850 काफी अच्छा रेजिस्टेंस है, तो मुझे लग रहा है स्टॉप लॉस के साथ बिग वाली का ट्रेड ले सकते हैं। डाउन साइड पहला टारगेट 55,900 का रहेगा। अगर 55,900 ब्रेक हुआ तो आपको 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में 55,600 तक के लेवल दिख जाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि अगर नई स्ट्रेटेजी आपको फॉर्म करनी है तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी सिल्वर पे रखनी चाहिए। सुनील हैं नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ। पूछिए सुनील जी। सर कॉपर के सवाल है, 550 रुपये कॉपर कब तक आ जाएगी? 550 रुपये तक? हाँ सर। बताइए राजीव जी, कुछ गुंजाइश, कोई संभावना आपको दिख रही है 550 रुपये तक कॉपर के आने की? मृत्युंजय जी देखिए, एक इम्पोर्टेंट लेवल है अराउंड 620 के आसपास का, 600 और 620। मुझे लगता है वहां तक की गुंजाइश तो भी दिखती है। और अगर बाजार 600 के नीचे जब ट्रेड करेंगे तब एक संभावना बन सकती है, और उसमें फिर 580 का फिर से एक नेक्स्ट लेवल आ जाता है। तो अभी फिलहाल मुझे 600 तक तो लगता है, 620 तक लगता है। 550 अभी नहीं दिखता है नियर टर्म में। सुमन है राजस्थान से। पूछिए सुमन जी। आपको आवाज आ रही है? लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हेलो, हाँ, पूछें जी। हाँ जी सर, मैंने 56,580 के अंदर 3 लॉट सिल्वर के बाइंग कर रखी है। 56,580 पे आपने 3 लॉट बाई किया है। अभी मार्केट है 56,217 पे। बताइए दियोरा जी, क्या किया जाए? हाँ, आपके कोच के करीब एक बार आता है तो वहां पे आपकी पोजीशन पे एग्जिट कर ले, क्योंकि मुझे लग रहा है कि थोड़ा एज ए पार्ट ऑफ शॉर्ट कवरिंग थोड़ा बहुत 56,500 तक के लेवल अगर इवनिंग में आते हैं तो वहां पे आपकी पोजीशन से एग्जिट कर देना है और आप सेल में कन्वर्ट कर ले पोजीशन। मुझे लग रहा है कि 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में वो दबाव में रह सकता है। नया स्टॉप लॉस 56,850 का रहेगा, वो स्टॉप लॉस से आप वहां पे सेल कर सकते हैं। डाउन साइड 55,500-600 तक के लेवल से आपको दिख जाए तो वहां पे एक बार मुनाफा वसूली कर लेना है। मुझे लग रहा है कि बाइंग में थोड़ा बहुत अभी जब तक चाइना का लॉकडाउन में नहीं होता, सिल्वर में अवॉइड करना चाहिए।